नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं अपनी ज्ञान गंगा सीरीज की शुरुआत फिर से कर रहा हूं, मतलब लेके आपके सामने एक नया सब्जेक्ट लाया हूं और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इस ज्ञानवर्धक चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो। देखिए, ये परीक्षा की दृष्टि के लिए भी है और ज्ञानवर्धन के लिए भी है। तो आज का टॉपिक मैं बिना लेट किए शुरू करता हूं कि 5 लाख की एक मछली, आप ये देख रहे हैं कि 5 लाख की एक मछली, हालांकि ये कहीं ना कहीं आपने करंट अफेयर्स में सुना होगा, ये अभी दिसंबर की ही बात है। ये मछली है घोल मछली, घोल मछली, GHOL, घोल मछली। ये चर्चा में इसलिए आई क्योंकि गुजरात सरकार ने इसे अपनी ऑफिशियल फिश यानी राजकीय मछली घोषित किया और इस एक मछली का दाम 5 लाख रुपए तक हो सकता है। तो जब दिसंबर 2023 में गुजरात सरकार ने इस मछली को राजकीय मछली घोषित किया तो ये चर्चा में और आ गई। ठीक है, तो आज अपनी ज्ञान गंगा सीरीज में इस मछली की बात करेंगे और साथ में कुछ एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी याद करेंगे। आप नोट करते चलिएगा। मैं ये वादा कर रहा हूं कि आपको अब तक अगर आप लगातार मेरी सीरीज देख रहे हो तो इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि जीएस में आपके सोचने का दायरा बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, गुजरात सरकार ने घोल मछली को स्टेट फिश का दर्जा दिया। मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक इस मछली की कीमत 5 लाख रुपए तक हो सकती है। अब ये घोल मछली इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। आखिर क्यों इतनी महंगी है? पहली बात यह है कि यह मछली जो है आप देखेंगे वाइन यानी शराब बनाने के काम आती है, शराब बनाने के काम आती है। दूसरा, ये त्वचा की चमक को बढ़ाती है, त्वचा की चमक को बढ़ाती है और झुर्रियां कम करती है, झुर्रियां कम करती है यानी रिंकल्स को हटाती हैं। शराब बनाने में त्वचा की चमक को बढ़ाती है, झुर्रियां कम करती है और इसके अलावा इसका इस्तेमाल कई बीमारियों में भी होता है। तो इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि इसके मल्टीपर्पज यानी बायो यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इसकी बहुत मांग है। तो डिमांड के होने, इसकी इतनी वैल्यूएबल होने से इसकी कीमतें बहुत हाई होती हैं। आप सोचिए, अगर एक मछली 5 लाख की हो सकती है तो इसका बिजनेस किस तरह लोगों को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो हम लोग यहां पे ध्यान देंगे कि ये इस वजह से इतनी इंपॉर्टेंट है। वो मैंने बता दिया, दवा बनाने में चेहरे की झुर्रियां मिटाती है। बाकी आप जानते हो मछलियों का इस्तेमाल जो है शायद आंखों की रोशनी भी इससे अच्छी होती है। शराब बनाने में, त्वचा की झुर्रियां मिटाने में, त्वचा की चमक को ये अच्छा करती है। तमाम चीजें हैं इसमें, तो इसीलिए ये मछली इतनी फेमस हो गई। अब आप अगर आगे बढ़ेंगे तो और भी चीजें आप समझेंगे कि इस मछली का वैज्ञानिक नाम प्रोटोनिबिया डाइकेथस, प्रोटोनिबिया डाइकेंथस है। ये ध्यान रखिएगा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और जरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि भारत की उत्तर प्रदेश सरकार की राजकीय मछली कोई है। अगर राजकीय मछली है तो उसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम। मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा। ये तो गुजरात की राजकीय मछली घोषित की गई है, अभी 2023 के लास्ट में चर्चा में आई है। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने बता दिया है कि ये इसका इस्तेमाल कहां कहां है। इसके एयर ब्लेडर का उपयोग, यानी जो मछलियों में एयर ब्लेडर होता है, दवा बनाने में क्या आता है। हाँ, ये मछली जितनी लंबी होगी इसकी कीमत उतनी ही अधिक होगी। थोड़ा ये मांस नहीं है, ये मांस है, ध्यान रखेंगे, ये मांस है। आप थोड़ा ध्यान देंगे। अब टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि मैं देख तो पाता नहीं, जब होता है सामने आता तब देख पाता हूं। तो यह मछली गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री इलाकों में, और यह मांस के लिए फेमस है। इसके मांस और इसके पीर नहीं, एयर ब्लेडर कह सकते हैं, गलत हो जाएगा।
ये मांस और अपने एयर ब्लेडर के लिए फेमस है, क्योंकि उसी से उसका कई यूज होता है। इसके मांस का और इसके एयर ब्लेडर का उपयोग दवाइयां या बियर बनाने में भी किया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब अगर आप बात करें कि ये मछली कहां कहां मिलती है, तो ये बता दें, ये फारस के खाड़ी के पास भी मिलती है। फारस की खाड़ी अभी देखेंगे, प्रशांत महासागर में भी मिलती है और हिंद महासागर के आसपास भी मिल जाती है। तो बड़ी डिमांड है इस मछली की, ठीक है। तो इसके मांस और एयर ब्लेडर का बहुत ज्यादा यूज है। तो जरा सुनने पे ध्यान देंगे, थोड़ा पीपीटी में कुछ वर्ड गलत हुए हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस मछली का और क्या क्या इस्तेमाल। देखिए अब सवाल है, चलिए इस मछली की तो वैल्यू है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मछली आईयूसीएन के रेड डाटा बुक में है। आईयूसीएन के रेड डाटा बुक में है, ध्यान रखिए। एक मुसीबत है कि ये आईयूसीएन के रेड डाटा बुक में है और गुजरात सरकार ने इसे राजकीय मछली घोषित किया। इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि इसका शिकार बहुत अंधाधुंध तरीके से हो सकता है और हो रहा है। तो ये भी अगर नहीं रोका गया तो ये भी विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो घोल मछली है ये आईयूसीएन के रेड डाटा बुक में आ चुकी है। आपसे क्वेश्चन पिछले क्लास में बताया था, आईयूसीएन कहां पर है और इसका मुख्यालय कहां है। कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा आपका। देखिए कुछ बातें लगातार रिपीट हो रही हैं। तो आईयूसीएन जो है, जो कि रेड डाटा बुक जारी करता है, ये कहां पर है, मैं वेट करूंगा और आप बताएंगे कि इसका मुख्यालय कहां है, किस देश में है। बता चुका हूं। तो वास्तव में जो गुजरात सरकार ने इस मछली को इतना हाईलाइट किया है, ये मछली कहीं ना कहीं संकटापन्न स्थिति में है। और वास्तव में अभी मैं इन्वायरमेंट में आगे पढ़ूंगा कि मछलियां किस तरह से कम हो रही हैं, क्योंकि ये जो आईयूसीएन की लिस्ट है उसने कह दिया कि आपने अब माना जाए तो भले ही गुजरात सरकार ने राजकीय मछली घोषित किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसका अंधाधुंध शिकार सरकार को रोकना पड़ेगा, वरना यह खत्म होगी तो एक कीमती प्रजाति का विनाश होगा। हालांकि इसका शिकार शुरू हो चुका अंधाधुंध तरीके से, क्योंकि डिमांड बहुत। आप सोचिए, इंसान जैसा खतरनाक प्राणी क्या छोड़ेगा इसको, जिसका इतना उपयोग है। चीन में तो इसकी जबरदस्त मांग है और चीन में महंगे से महंगे दाम पे बिकती है। आप 2-3 मछलियां बेच करके एक दिन में लाखों कमा सकते हैं। लेकिन इस निर्दोष जीव के ऊपर इंसान का संकट मंडरा रहा है और ये आईयूसीएन के रेड लिस्ट में आ चुकी है। अब इसको रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। अब आगे क्या होगा देखते हैं। तो फिलहाल मैंने इस टॉपिक से को इसलिए लाया क्योंकि इस टॉपिक के बहाने में आपको बहुत सारी इन्वायरमेंटल चीजें बताना चाहता हूं। ध्यान से टिके रहिएगा, मेरे इस लेक्चर को धीरज से देखिएगा। बहुत ज्यादा आप जल्दीबाजी मत कीजिएगा। रिकॉर्डेड है, आप स्पीड बढ़ा के देखिएगा क्योंकि मैं आराम से पढ़ा रहा हूं, इसीलिए लेकिन भैया नोट करते चलिएगा। बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है ज्ञान गंगा के नाम पर। नोट करते चलिए, आपका एग्जाम आपके हाथ में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा मैं आपको मैप लेके आ रहा हूं, ठीक है। अब इस मैप की हम बात करें तो आपको यह मैप दिखाई दे रहा है। आपको पता है नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये आपका कौन सा महाद्वीप है, ये आपका एशिया महाद्वीप है। अब देखिए आमतौर पे देखेंगे मछलियां मिलती कहां ज्यादा हैं। देखिए मछलियों के मिलने का सबसे अच्छा तरीका होता है जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। आपको यह ध्यान होगा, या कहां मिलती हैं, मेरा सवाल है, मछलियां वहीं पर ज्यादा मिलती है जहां पर ठंडी और गर्म जलधाराएं होती है। अगर आप देखेंगे तो देखिए ये जो मैं लाल रंग से दिखा रहा हूं, ठीक है, जो मैं लाल रंग से दिखा रहा हूं, यहां पर एक गर्म जलधारा बहती है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। यानी अब उत्तरी अमेरिका के किस तट पर, पूर्वी तट पर, कहां पर, यहां मतलब न्यू फाउंडलैंड, यही न्यू फाउंडलैंड है, ध्यान रखिएगा, यहां न्यू फाउंडलैंड है। तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर या कनाडा के पूर्वी तट पर एक गर्म जलधारा बहती है जिसे कहते हैं क्या, गल्फ स्ट्रीम। और ठीक ऊपर से ही एक ठंडी जलधारा आती है, यानी ऊपर से ही
एक ठंडी जलधारा आती है जिसे हम लोग कहते हैं लेब्राडोर। ये लेब्राडोर है। तो ये लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जहां आपस में मिलती हैं, यानी जहां पर गर्म, यानी जहां पर गर्म और ठंडी जलधारा मिलती हैं, वहां पर मछलियों के लिए अनुकूल इन्वायरमेंट होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक विशेष प्रकार के छोटे जीव पनपते हैं जिनको कहते हैं प्लैंकटन। क्या बोलते हैं? प्लैंकटन। जरा ध्यान रखेंगे, बहुत सी बातें आपको पता होगी, लेकिन ध्यान से सुनेंगे, आगे बहुत कुछ पता चलने वाला है। ये प्लैंकटन वहीं पर मिलते हैं जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती, मतलब वेयर द वार्म करेंट एंड कोल्ड करेंट मर्ज विथ ईच अदर दिस रीजन इज सुटेबल फॉर प्लैंकटन सर्वाइवल। तो यहां पर एक छोटे जीव आते हैं जिनको प्लैंकटन कहते हैं। तो इन्हीं प्लैंकटन को खाने के लिए मछलियां आती हैं। जैसे मैं दिखाऊं कहां है प्लैंकटन, ये देखिए, ये है प्लैंकटन। मछलियां इनको खाना बहुत पसंद करती हैं। ये छोटे छोटे जीव होते हैं जो इन्हीं ठंडी और गर्म जलधाराओं में मिलते हैं। तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, फिर अपने टॉपिक पे आऊंगा, कि जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां पर मछलियां बनती हैं, क्योंकि वहां प्लैंकटन होता है। तो ये इलाका प्लैंकटन वाला है। और यहीं पर बड़ा फेमस इलाका है जिसे कहते हैं ग्रैंड बैंक। क्या बोलते हैं? ग्रैंड बैंक। ध्यान रखेंगे, ग्रैंड बैंक। यह इलाका इसी तरफ है न्यू फाउंडलैंड के पास। न्यू फाउंडलैंड कनाडा का हिस्सा है। तो यहीं पर एक न्यू फाउंडलैंड के पास ग्रैंड बैंक है। ये ग्रैंड बैंक, ठीक है, ये ग्रैंड बैंक जो है ये फेमस है मछलियों के लिए। क्यों? क्योंकि ऊपर से आने वाली ठंडी लेब्राडोर जलधारा, नीचे से गल्फ, मैं नाम लिख देता हूं, ये जो जा रही जो लाल रंग की धारा दिख रही है ये आपके गल्फ स्ट्रीम है, और जो ऊपर से आ रही है ठंडी जलधारा उसे लेब्राडोर बोलते हैं। ये दोनों जलधाराएं जहां पर मिलती है वहां पर प्लैंकटन ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए यहां पे एक इलाका है जिसको कहते हैं न्यू फाउंडलैंड के पास ग्रैंड बैंक। तो ये भी फिशिंग के लिए बड़ा फेमस है। फिशिंग के लिए क्या है? बड़ा फेमस है। इसी तरह से आप देखेंगे ग्रैंड बैंक के अलावा फिशिंग के लिए एक और फेमस इलाका है, जॉर्ज बैंक। जरा ध्यान रखेंगे, फिशिंग के लिए एक और फेमस इलाका, वो ग्रैंड बैंक के थोड़ा, जैसे मान लीजिए ये आपके ग्रैंड बैंक है, यहां ग्रैंड बैंक है, ये यहीं पर है ना नीचे, और उसके थोड़ा सा बगल में देखेंगे तो जॉर्ज बैंक है। जॉर्ज बैंक भी जो है ये भी कनाडा के ही पास पड़ता है। तो ये दो इलाके ऐसे हैं जहां जो मछलियों के लिए फेमस हैं, ग्रैंड बैंक, जॉर्ज बैंक। आप जरा आगे बढ़ेंगे, एक और इलाका है डोगर बैंक। ये भी मछलियों के लिए फेमस है। ये कहां है डोगर बैंक? अगर हम डोगर बैंक की बात करेंगे तो डोगर बैंक का इलाका ये देखोगे, ये उत्तरी सागर। कहोगे उत्तरी सागर कहां है? मैं दिखाता हूं। देखिए उत्तरी सागर जो है आपका, आप अगर मैप देखोगे तो ये जो यूके है ना, ये यूके है, तो यूके के बगल में ही उत्तरी सागर है। तो उत्तरी सागर में डोगर बैंक है, ये भी मछलियों के लिए फेमस है। तो मछलियां कहां कहां ज्यादा मिलती हैं? ग्रैंड बैंक और जॉर्ज बैंक, जो कि कनाडा के पास है। डोगर बैंक ये है उत्तरी सागर, जो कि आप यूके के बगल में है। थोड़ा मैप लेके बैठिएगा, यूके के बगल में उत्तरी सागर है, तो वहां पे डोगर बैंक है। तो इस पर यूके का कंट्रोल है, ठीक है। तो मछलियों के लिए फेमस जगह कौन सी है? ग्रैंड बैंक, जॉर्ज बैंक और डोगर बैंक, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये इलाका और ये इलाका ये फिशिंग के लिए बहुत फेमस है, और यहां बहुत बड़े लेवल पे मछलियों का मतलब फिशिंग होता है। और सबसे ज्यादा फेमस तो ग्रैंड बैंक है, जहां पर गल्फ स्ट्रीम और ऊपर से आने वाली लेब्राडोर धारा आपस में मिलती हैं। तो ये जो आपने समझा है, ये मछलियों के लिए फेमस जगहें हैं जहां पर फिशिंग ज्यादा है। क्यों? क्योंकि प्लैंकटन ज्यादा आते हैं, प्लैंकटन को खाने छोटी मछलियां आती हैं,
उनको खाने बड़ी मछलियां आती। इस तरह से ये 3 फिशिंग एरिया आप ध्यान रखिएगा, ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंक। कहां है ये? अटलांटिक महासागर में। कहां पे? क्योंकि ये पूरा महासागर कौन सा है? ये आपके अटलांटिक महासागर है, ध्यान रखेंगे, ये अटलांटिक ओशन है। ये जो मैं लिख रहा हूं ये ध्यान रखेंगे, ये आपका अटलांटिक ओशन है। क्या ये अटलांटिक है? अटलांटिक है पूरा, ए से दिख रहा, अटलांटिक की जगह नहीं है। ये नॉर्थ अटलांटिक या साउथ अटलांटिक? तो यही नॉर्थ अटलांटिक में उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर 2 फिशिंग एरियाज है, ग्रैंड बैंक एंड जॉर्ज बैंक। और ये जो डोंगर बैंक है जो यूके के पास है, ये यूके के उत्तरी सागर में है। कहां पर? उत्तरी सागर में। तो ये फिशिंग के लिए फेमस है। हाँ, अब सवाल है घोल मछली की बात करते हैं। चूंकि मैंने थोड़ा कुछ जीएस कवर कराया, घोल मछली की बात करें तो देखिए घोल मछली क्या है। अंतरराष्ट्रीय मत्स्य दिवस यानी कि 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया गया। 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया गया। इसी वर्ल्ड फिशरीज डे के दौरान गुजरात सरकार ने इस घोल मछली को राज्य मछली का दर्जा दे दिया, है ना। घोल मछली को राज्य मछली का दर्जा दे दिया। अब आप मुझे बताएंगे क्या उत्तर प्रदेश की भी कोई राज्य मछली है और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? या राजकीय मछली है उत्तर प्रदेश की और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में वेट कर रहा हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब मैंने बताया कि ये मछली फेमस क्यों है। अब जरा देखिए संकट किस प्रकार का आ रहा है इन मछलियों पर, चूंकि IUCN के रेड डाटा बुक में है। क्योंकि अभी रिपोर्ट आई है कि बहुत बड़ी संख्या में समुद्र से मछलियां कम हो रही, क्योंकि उसका एक रीजन है फिशिंग। फिशिंग के अलावा एक और चीज है जो आपको जीएस के पर्पस से समझना पड़ेगा। देखिए ये प्लैंकटन जितने ज्यादा होंगे मछलियां उतनी ही सरवाइव करेंगी, और ये प्लैंकटन ही समुद्र में मछलियों की संख्या को बढ़ाने में मदद करते हैं, क्योंकि इन्हीं को मछलियां खा करके जिंदा रहती हैं। आप जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक समस्या आ गई। एक समस्या क्या है कि हमारे समुद्र और तालाबों में एक विशेष, भाई मछलियों को मारने के अलावा एक विशेष प्रकार की समस्या जन्म ले रही है, जिससे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर यानी हमारे एक्वाटिक इकोसिस्टम पे बड़ा उल्टा असर पड़ रहा है। उसका नाम मैं लिख दूं। देखिए उसका नाम मैं लिखने जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। उसका नाम है, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से पढ़िएगा, बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं। यूट्रोफिकेशन, इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ध्यान रखिएगा, यूट्रोफिकेशन। ये यूट्रोफिकेशन क्या है? यूट्रोफिकेशन देखिए ये एक ऐसी समस्या है जिसके वजह से अरब सागर में इतना ज्यादा शैवाल इकट्ठा हो गए जो कि पूरे देखा जाए मैक्सिको के बराबर थे। ये यूट्रोफिकेशन होता क्या, पहले जान लीजिए। देखिए यूट्रोफिकेशन क्या होता है, पानी के अंदर जब यूरिया या अन्य रासायनिक पदार्थ यानी जब पानी के अंदर यूरिया या अन्य रासायनिक पदार्थ मानवीय क्रियाओं के माध्यम से पहुंचते हैं, जब किसी भी तालाब या सागर में यूरिया या अन्य रासायनिक पदार्थ जैसे सीवेज हो सकता है, आप जो कपड़े धुलते हो वो भी पानी में जाता होगा, तो उसमें जो नाइट्रोजन या यूरिया है उससे होता क्या है कि पानी में एक विशेष प्रकार के पानी में बैक्टीरिया या फिर शैवाल की मात्रा बहुत तेजी से ग्रोथ करती है। आपने देखा होगा कभी कभी पानी में कुछ हरे रंग की चीजें जम जाती हैं। आपको दिखा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये भी आ रहा है, ये देखिए आपको विजुअल हो रहा है। ये जितना हरा हरा दिख रहा है ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। ये मछलियों की संख्या को बहुत तेजी से कम कर सकता है। ये निहायत ही खतरनाक है, हार्मफुल है। यही यूट्रोफिकेशन है।
आप अपने गांव के आसपास तालाबों में बहुत बड़ी मात्रा में, उसको आप लोग जलकुंभी बोलते हो, शैवाल बोलते हैं। ये होता क्या, जब पानी में आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन या यूरिया जाने लगता है तो पानी के ऊपर ऐसे जो बड़े जो मतलब हरे हरे जलकुंभी टाइप के होते हैं या शैवाल होते हैं, वो पानी के ऊपर उनका ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। और उनका ग्रोथ जब तेजी से होता है तो इसके साथ साथ अन्य बैक्टीरिया भी उत्पन्न होते हैं। इस वजह से यहां पे दो समस्या आती है। पहली बात तो ये सूरज की किरणों को रोक देते हैं पानी के अंदर जाने से। दूसरा समस्या ये होता है कि इनके होने से, इसे ही यूट्रिफिकेशन कहते हैं, इनके होने से बीओडी बढ़ जाता है। बीओडी क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी पानी के अंदर इन पौधों के आने से और जीव जंतुओं की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि होने से आवश्यकता से अधिक पानी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, ये जो है बढ़ जाता है। और बीओडी के बढ़ने से होता क्या है कि पानी के अंदर, ठीक है, तो बीओडी के बढ़ने से पानी के अंदर जो अन्य जीव हैं उन पर समस्या आती है। कहोगे सर कैसी समस्या आती है? ये जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, मैं बायोलॉजिकल बोला था, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जब ये बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये यूट्रिफिकेशन क्या है? जो पानी के अंदर यूरिया जा रहा है मानवीय क्रियाओं से, सीवेज के माध्यम से जितने भी यूरिया वाले पदार्थ, नाइट्रोजन वाले पदार्थ जा रहे हैं, वो पानी में अनावश्यक तरीके से इस प्रकार के शैवालों में वृद्धि कर देते हैं और ये पानी का ज्यादा ऑक्सीजन खींच लेते हैं। और इनमें जीव जंतु भी होते हैं, है ना, जीव जंतु भी होते हैं। उन जीव जंतुओं के होने से भी ऑक्सीजन जो है की मात्रा वहां कम हो जाती है। हाँ, आप कैसे? तो सर शैवाल तो प्रकाश संश्लेषण करता है, लेकिन इन शैवालों के बढ़ने से अन्य कई प्रकार के बैक्टीरिया भी बढ़ जाते हैं, जिससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है और पानी में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। और पानी में जब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है तो अन्य जीव जंतुओं पे संकट आता है और वो दम घुटने से मरने लगते हैं। तो मतलब जो ये यूट्रिफिकेशन है, इसका संबंध सिर्फ इस बात से है कि इसके आने से ऐसे पानी के अंदर कई प्रकार के बैक्टीरिया या जीव जंतुओं की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती है, जिससे पानी की बीओडी बढ़ जाती है। और बीओडी का बढ़ना है यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का बढ़ना, ये एक्वाटिक सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर ये बढ़ गया तो अन्य जीव जो है वो ऑक्सीजन की कमी से मरने लगेंगे, ठीक है। तो और इसके ऊपर जमा होने से प्रकाश पानी के अंदर नहीं जा पाएगा। यह समस्या तालाबों के साथ साथ समुद्र में दिखाई दे रही है। तो आप समझेंगे कि हो क्या रहा है। देखिए हो क्या रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। ध्यान देंगे, ध्यान कैसे देंगे? यहां पे देखिए, यूट्रोफिकेशन है ना, यूट्रोफिकेशन से क्या हो रहा है? यूट्रोफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीओडी। ध्यान रखिएगा, जितना ही यूट्रोफिकेशन ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा बीओडी होगा। यानी कि यूट्रोफिकेशन से एक चीज होता है, आप ध्यान देंगे, उसको कहते हैं एल्गल ब्लूम। भैया ध्यान देना सब, एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम क्या होता है? इसे कहते हैं शैवाल प्रस्फुटन। शैवाल प्रस्फुटन, एल्गल ब्लूम जो है ये शैवाल प्रस्फुटन होता है। यानी जब यूट्रोफिकेशन से पानी के अंदर शैवाल की मात्रा बढ़ जाती है, प्रकाश जाना बंद हो जाता है और साथ में जो नीचे जीव हैं उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो दम घुटने से मरने लगते हैं। तो ये एल्गल ब्लूम क्यों हो रहा है? क्योंकि शैवाल प्रस्फुटन से हो रहा है। और शैवाल प्रस्फुटन क्यों हो रहा है? वो यूट्रोफिकेशन से हो रहा है। यूट्रोफिकेशन क्या? जब पानी के अंदर अधिक मात्रा में यूरिया या केमिकल पदार्थ पहुंचते हैं तो कई प्रकार के बैक्टीरिया की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है।
और जब उनकी संख्या तेजी से बढ़ेगी तो पानी के अंदर ऑक्सीजन कम होगा, क्योंकि वो भी ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे। ऑक्सीजन कम होगा तो मतलब पानी का बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कम हो जाएगा। कहीं कहीं इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं, थोड़ा साइंटिफिक शब्द है। तो बीओडी जो है पानी का बढ़ने लगेगा। बीओडी पानी का क्या होगा, बढ़ने, सॉरी बीओडी पानी का बढ़ेगा, मतलब डिमांड बढ़ेगी ऑक्सीजन की। और जब पानी का बीओडी बढ़ेगा तो अन्य जीव दम घुटने से मरने लगेंगे। इसीलिए बीओडी का बढ़ना, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का बढ़ना, किसी भी जलीय प्रतंत्र के लिए अच्छा नहीं है ना। बायोकेमिकल डिमांड का बढ़ना जलीय प्रतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे एक्वाटिक लाइफ पे संकट आता है। ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा जलीय जीव के ऊपर समस्या आएगी, दम घुटने से उनकी मौत होगी। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे मानवीय क्रियाओं से यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया तेज हो रही है। शैवाल तेजी से पानी पर फैल रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं, ये जो आपने देखा है, तो ये आपने जो देखा है, जैसे आप देखेंगे अभी फिगर, हाँ ये नहीं, ये बताता हूं कहां पर है। ये देखिए, एक न्यूज आई थी, अ मासिव एल्गल ब्लूम द साइज ऑफ मैक्सिको हैज टर्न द इंटायर अरबियन सी एमराल्ड ग्रीन। मतलब पूरे अरबियन सी में ये मिल रहा है क्या, एल्गी ब्लूम हो रहा है, ठीक है। एल्गी पूरे जो है आपके अरबियन सी में पाया गया। ये थोड़ा 2000 कब की न्यूज है मैं बता दूं, ये अभी पूरी पुरानी न्यूज है, ये समय तो मुझे याद नहीं है, 15 मार्च 2017 की न्यूज है ये, देखिए नीचे लिखा हुआ है। तो अरबियन सी में क्या हुआ था, ये एल्गी ब्लूम हुआ था, यानी शैवाल प्रस्फुटन हुआ था। शैवाल प्रस्फुटन मतलब है कि बहुत बड़ी मात्रा में यूट्रिफिकेशन की वजह से अरब सागर में इस तरह के जो है शैवालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। और इन शैवालों के साथ साथ बहुत से बैक्टीरिया भी और जीव भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे मछलियों के लिए ऑक्सीजन कम हो जा रहा है। यानी कि अरब सागर में भी बीओडी बढ़ रहा है। मतलब बीओडी बढ़ने मतलब कि ऑक्सीजन की डिमांड जब बढ़ेगी तो अन्य मछलियां या अन्य जीव दम घुटने से मरेंगे। और बीओडी क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यूट्रिफिकेशन ज्यादा हो रहा है। यूट्रिफिकेशन मतलब कि मानवीय क्रियाओं से तालाब में और सागर में अधिक मात्रा में यूरिया, नाइट्रोजन पहुंच रहा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पे देखेंगे कुछ बातों को, तो ये मैंने समझाने का प्रयास किया। ये वही है कि अरब सागर में भी इसका संकट आ रहा है। इसीलिए घोल मछली जो कितनी कीमती है, वो कहीं ना कहीं इस पर भी संकट है। इसको राजकीय मछली बनाने के पीछे यह है कि इसके महत्व को समझा जाए और इसके मतलब दोहन को, हालांकि अभी कंट्रोल करना सरकार के बस में है नहीं, बहुत तेजी से इसकी डिमांड है, तो इसके दोहन को लिमिटेड किया जाए, सरकार का यह भी उद्देश्य है। लेकिन अभी यह चर्चा में आई है दिसंबर 2023 में। तो मैंने यहां यह बताने का प्रयास किया था कि मछलियों पर जो संकट है वो फिशिंग के अलावा यूट्रोफिकेशन से है। यूट्रोफिकेशन क्या है, मानवीय क्रियाओं द्वारा अत्यधिक मात्रा में केमिकल का प्रवाह होना समुद्र या तालाबों में, उससे क्या हो रहा है, उससे बीओडी बढ़ रहा है। बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या उसको कहीं कहीं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी लोग बोल देते हैं। अब थोड़ा साइंटिफिक टर्म में आप समझ सकते हैं। और ये बीओडी जितना अधिक हो रहा है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही कम हो रही है, जिससे अन्य जीव सफोकेशन से मर रहे हैं। ये बीओडी क्यों बढ़ रहा है, ये इसलिए बढ़ रहा ताकि इसके वजह से बहुत बड़ी मात्रा में अन्य जीव और बैक्टीरिया पनप रहे हैं, जो ऑक्सीजन की जो खींच ले रहे हैं पानी से। और साथ में इसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बाधित हो रही है। नीचे जीव जंतुओं पर प्रकाश की मात्रा नहीं पहुंच पा रही है। तो कहते हैं जलीय प्रतंत्र पर संकट दो वजह से आ रहा है, यानी हमारे एक्वाटिक सिस्टम पे संकट दो तरीके से आ रहा है। पहला संकट आ रहा है अत्यधिक मात्रा में मछलियों को मारने से, दूसरा संकट है यूट्रोफिकेशन से। यूट्रोफिकेशन से क्या हो रहा है, एल्गल ब्लूम, मतलब यूट्रोफिकेशन से क्या हो रहा है, शैवाल प्रस्फुटन। तो भैया ये ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शैवाल प्रस्फुटन क्या होता है। शैवाल प्रस्फुटन मतलब एल्गल ब्लूम, तो शैवाल प्रस्फुटन का मतलब होता है यूट्रोफिकेशन से, जब पानी में शैवालों की मात्रा बढ़ जाती है। हाँ, अब जरा हम लोग जो अब तक बातें की गई है, मैंने उसमें यही समझाने का प्रयास किया है कि जो मछली हैं
उन पर संकट, वो एक तरह से जैसे घोल मछली, वो संकटापन्न प्रजाति है। और इन मछलियों की संख्या में कमी के दो रीजन हो रहे हैं, एक फिशिंग और दूसरा यूट्रोफिकेशन। ठीक है, अब कुछ और बातों को मैं रिपीट कर दूं कि मछलियां वहां मिलती हैं जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, जो आपको मैप में दिख रहा है, मैंने मैप में दिखाया है। ये गर्म और ठंडी जलधाराएं कहां, ये देखिए लेब्राडोर है और ये गल्फ स्ट्रीम है, ये वो ग्रांड बैंक है। ये क्या है, ये ग्रांड बैंक है जो न्यू फाउंडलैंड के पास है। ग्रांड बैंक क्या है, न्यू फाउंडलैंड का ही उभरा हुआ तट है जो कि कनाडा के बगल में है। और ग्रांड बैंक के नीचे आएंगे तो जॉर्ज बैंक है। कौन सा बैंक है, जॉर्ज बैंक है इसके बगल में। जॉर्ज बैंक और ग्रांड बैंक दोनों मछलियों के लिए फेमस है। कहां पर है, अटलांटिक ओशन में है। और इसके अलावा आप देखोगे एक और मैंने आपको दिखाया है, कौन सा, ये आपको दिखाया है, ये है डोगर बैंक। क्या है, डोगर बैंक। डोगर बैंक जो कि कहां पर है, उत्तरी, ये यूके है, तो यूके के बगल में उत्तरी सागर है, तो उत्तरी सागर में ही डोगर बैंक है। ये भी मछलियों के लिए फेमस। तो पूरे विश्व में 3 ही ऐसे क्षेत्र हैं जो मछलियों के लिए फेमस है, डोगर बैंक, ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंक। और मछलियां कहां मिलती है, जहां ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं, क्योंकि जहां ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं वहां पर क्या आते हैं, वहां पर प्लैंकटन का विकास होता है। ठीक है, प्लैंकटन का विकास होता है। लेकिन यूट्रोफिकेशन से ये प्लैंकटन भी खत्म हो रहे हैं। यूट्रोफिकेशन क्या है, आप ये देख सकते हो, पानी के अंदर जो ऐसी स्थिति बनती है, हरे रंग के जो काई जम जा रही है, ये यूट्रोफिकेशन है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पानी के अंदर दुनिया भर के जो सीवेज से या हमारे मानवीय क्रियाओं से जो केमिकल पहुंच रहा है, उससे अनावश्यक तरीके से इन शैवालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। और यही शैवाल जो है पानी के अंदर बीओडी को बढ़ा दे रहे हैं। बीओडी क्या करें, बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि ऊपर से सूरज की रोशनी भी कम हो रही है और कई प्रकार के बैक्टीरिया जन्म ले रहे हैं, जिससे पानी के ऑक्सीजन को खींच ले रहे हैं और बीओडी बढ़ जा रहा है। बीओडी बढ़ने से ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है और अन्य जो जीव जंतु है, मछलियां हैं, प्लैंकटन है, वो खत्म हो रहे हैं दम घुटने से। तो आपके एग्जाम पर्पस से क्या क्या है जरा मैं बता दूं। आपके एग्जाम पर्पस से कुछ पॉइंट है, नोट कर लेंगे। जैसे मैं अंत में पॉइंट, ताकि आपको लेक्चर में ये ना लगे कि मैंने कुछ आपको ज्यादा ज्ञान दे दिया। पहला पॉइंट ये है कि आप ये ध्यान देंगे कि इसमें आपने क्या समझा। पहला समझा शैवाल प्रस्फुटन क्या होता है, जो कि हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। शैवाल प्रस्फुटन क्या होता है, एल्गल ब्लूम बोलते हैं, एल्गल ब्लूम बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर आपने समझा यूट्रोफिकेशन क्या होता है, मैंने ज्यादा समय नहीं लिया। यूट्रोफिकेशन क्या होता है। फिर तीसरा आपने समझा बीओडी क्या होता है। बीओडी जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि मछलियों में जो मतलब जो मेन जलीय जीव हैं उनके लिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है दम घुटने से। तो बीओडी जितना ज्यादा होगा उतना ही जलीय प्रतंत्र यानी तालाब के जीव जंतुओं पे संकट आएगा। और बीओडी ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि यूट्रोफिकेशन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, चौथा आपने पढ़ा विश्व मत्स्य दिवस यानी वर्ल्ड फिशरीज दिवस। विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है, जो अभी था। ठीक है, तो ये जो आपने देखा है, और फिर मैंने बताया है कि प्लैंकटन कहां पे ज्यादा पाए जाते हैं। प्लैंकटन क्या है, छोटे समुद्री जीव हैं जो पानी के साथ बहते हैं। फिर मैंने बताया आपको, ये पांचवा पॉइंट था, ये पांचवा पॉइंट था। ठीक है, प्लैंकटन बताया। छठवां पॉइंट था कहां कहां मछलियां मिल सकती है पूरे वर्ल्ड में। फेमस फिशिंग एरिया क्या है, ग्रांड बैंक, जॉर्ज बैंक जो कि कनाडा, जो कि अटलांटिक महासागर में है। डोंगर बैंक कहां है, उत्तरी सागर में, जो कि यूके के बगल में है, अभी आपने मैप में देखा था। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इतनी बात बताई। और हमारे इन्वायरमेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या इस समय यूट्रोफिकेशन है, क्योंकि मैंने दिखाया था कि यह समस्या तालाब के साथ साथ सागरों में भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो आज का लेक्चर था, मैंने बहुत कम समय लिया है और आपको अपने प्रयास से सारी बातें बताने की प्रयास की। इन सब को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, आपके पास पीपीटी भी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपने अब तक हमारे ज्ञान गंगा सीरीज के ये मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा लेक्चर होगा, तो आपने इसको बड़ा सपोर्ट किया है और आपके लिए ये फायदेमंद है। अब तक मैंने बहुत सारे चीज़ों को कवर कराया है, तो इस प्रकार से हमें इस चैनल के मेरे इस प्रयास को आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें और हर चीज़ों को नोट डाउन करते रहें। एंशिएंट हिस्ट्री और ज्ञान गंगा की सीरीज चलती रहेगी। ठीक।
ठीक है, क्योंकि मैं जो चीज़ शुरू कर देता हूं उसको जल्दी में ख़त्म, जब तक मैं पूरा ना कर दूं उसको ख़त्म नहीं करता। ठीक है, तो अब अगले क्लास में मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ। जय सिया राम, जय हनुमान, जय बुद्ध, जय भीम, धन्यवाद।